हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मेडिको रावत। मैं सर तरुण जहांगीर और इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम का दूसरा पार्ट, डाइजेस्टिव ग्लैंड। इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने एलिमेंट्री कैनाल को कंप्लीट किया था। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर अपने पास 3 ग्लैंड आती है। सबसे पहले आती है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड के 3 पेयर्स में होती है ये ग्लैंड और ये प्रोड्यूस करती है सलाइवा को। सबसे पहले वाली ग्लैंड होती है पैरोटिड, जो चीक्स में होती है। फिर आती है मैक्सिलरी या सबमैंडिबुलर ग्लैंड और फिर आती है सबलिंगुअल ग्लैंड। तो ये 3 पेयर ऑफ ग्लैंड होती है जो सिक्रीट करती है सलाइवा को बक्कल कैविटी के अंदर, और ये कैविटी के बाहर सिचुएटेड होती है, पर ये अपने डक्ट के थ्रू सिक्रेट करती है सलाइवा को कैविटी में। फिर सेकंड ग्लैंड आती है लिवर, जो कि अपनी बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड है और इसका वेट जो होता है 1.2 to 1.5 kg होता है। इसके अंदर 2 लोब होती है, राइट एंड लेफ्ट लोब होती है। ठीक है, एक लोब जो होती है वो बनी होती है लोब्यूल से, जिन्हें अपन बोलते हैं हिपेटिक लोब्यूल्स। हिपेटिक लोब्यूल्स जो होते हैं लिवर की स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये हिपेटिक लोब्यूल्स के क्या होते हैं, सराउंड में कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसे अपन ग्लिसन्स कैप्सूल बोलते हैं। फिर ये जो हिपेटिक लोब्यूल जो होते हैं इसके अंदर होती हैं हिपेटिक सेल्स होती हैं जो अरेंज होती हैं कोड्स की फॉर्म में इसके अंदर। ठीक है, और यही है हिपेटिक सेल जो सिक्रीट करती है बाइल को। अब जो बाइल जो होता है वो जाता है हिपेटिक डक्ट के थ्रू और स्टोर्ड होता है और कंसंट्रेटेड होता है किसके अंदर, गॉल ब्लैडर के अंदर। तो गॉल ब्लैडर का काम क्या है कि बाइल को स्टोर करना और उसका कंसंट्रेट करना उसको। अब अपन देखेंगे जो बाइल जो बना है वो कैसे जो है ड्यूडेनम तक पहुंचेगा। तो सिस्टिक डक्ट जो कि गॉल ब्लैडर की डक्ट है, हिपेटिक डक्ट जो कि लीवर से आ रही है, दोनों मिलकर बनाती है कॉमन बाइल डक्ट। ये कॉमन बाइल डक्ट के साथ मिलती है पैनक्रिएटिक डक्ट, दोनों मिलकर बनती है हिपेटोपैनक्रिएटिक डक्ट। ये हिपेटोपैनक्रिएटिक डक्ट ओपन होती है ड्यूडेनम के अंदर, जहाँ पे इसको गार्ड करता है इसकी ओपनिंग को, जो होता है स्फिंक्टर ऑफ ओडी जो होता है वो इसकी ओपनिंग को गार्ड करता है। इसके बाद अपने पास आती है थर्ड डाइजेस्टिव ग्लैंड, जिसका अपन नाम है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जो होती है प्रेजेंट होती है बिटवीन सी शेप का ड्यूडेनम जो होती है उसके बीच में प्रेजेंट होती है पैनक्रियाज। ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों होती है। एक्सोक्राइन का मतलब क्या होता है कि जो अपने सिक्रीशन को डक्ट के थ्रू रिलीज करे उसको एक्सोक्राइन कहते हैं, और एंडोक्राइन में डक्ट नहीं होती। और एंडोक्राइन से जो रिलीज जो होते हैं ना, मेनली हार्मोन्स होते हैं क्योंकि उनको डक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और एक्सोक्राइन पार्ट से एंजाइम रिलीज होते हैं क्योंकि उनको डक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसके 2 पार्ट्स होते हैं। तो एक्सोक्राइन पार्ट से क्या रिलीज होता है, पैनक्रियाटिक जूस जिसके अंदर मेनली एंजाइम्स होते हैं, और एंडोक्राइन पार्ट से रिलीज होते हैं हार्मोन्स। तो अपन ने अब तक कंप्लीट किया है डाइजेस्टिव सिस्टम। अब अपन देखेंगे डाइजेशन ऑफ फूड, यानी कोई भी फूड को अपन खा रहे हैं उसका डाइजेशन किस तरीके से हो रहा है। तो सबसे पहले फूड जाता है बक्कल कैविटी के अंदर। जब भी आप उसे खाते हो तो वहाँ पे 2 काम होते हैं, मेस्टिकेशन ऑफ फूड यानी फूड को चबाया जाता है, और दूसरा काम होता है कि ये स्वैलोइंग यानी फूड को गटकने में मदद करता है। अब बक्कल कैविटी के अंदर ऐसे क्या चीज़ है जिसकी वजह से ये हो रहा है, तो वहाँ पे रिलीज होता है सलाइवा। सलाइवा कौन रिलीज करता है, सलाइवरी ग्लैंड्स रिलीज करती हैं। तो अपने पास जो 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड है वो अपने सिक्रीशन को बक्कल कैविटी के अंदर रिलीज करती है ना। ठीक है, तो यहाँ पे सलाइवा आएगा। सलाइवा का कंपोनेंट अपन को पता होना चाहिए कि क्या क्या होता है। तो सलाइवा के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, ये सब होते हैं। दूसरा क्या होता है, सलाइवा के अंदर एंजाइम्स होते हैं। कौन सा एंजाइम होता है, सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है वो आपको इस रिएक्शन में भी दिख रहा होगा, वो स्टार्च को कन्वर्ट करता है माल्टोज के अंदर। स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है, माल्टोज एक डाइसैकेराइड है, तो उसे एक डाइसैकेराइड या डेक्सट्रिन्स के अंदर तोड़ता है सलाइवरी अमाइलेज। यहाँ पे आपको पीएच भी दिख रही होगी 6.8 जो पीएच है वो, ये पीएच मेंटेन होती है माउथ के अंदर फॉर दिस डाइजेशन। यहाँ पे 30% कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, सिर्फ प्रोटीन और फैट का डाइजेशन नहीं होता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा। दूसरा जो एंजाइम होता है वो होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम अपन खूब अच्छे से जानते हैं, अपने आंसुओं के अंदर भी होता है ये। इसका एक ही काम होता है, ये बैक्टीरिया का दुश्मन है तो ये एंटीबैक्टीरियल होता है ना। फिर सलाइवा के अंदर तीसरी जो चीज़ होती है वो होती है म्यूकस। म्यूकस का काम क्या होता है, लुब्रिकेट कर प्लस उसको आपस में एडहेयर कर देगा ताकि वो आपस में जॉइंट रहे। ठीक है, तो ये सब होने के बाद उस फूड को अपन बोलते हैं बोलस। क्या बोलते हैं, बोलस बोला जाता है ना। फेरिंग से ओसोफेगस तक फूड के जाने को अपन बोलते हैं स्वैलोइंग या डीग्लूटेशन। अब फूड पहुंच जाता है ओसोफेगस के अंदर। ओसोफेगस के अंदर क्या होते हैं, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होते हैं जिन्हें अपन पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। एक्चुअली में पेरिस्टाल्सिस में क्या होता है कि पहले मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, फिर रिलैक्स, फिर कॉन्ट्रैक्ट, फिर रिलैक्स, फिर कॉन्ट्रैक्ट, फिर रिलैक्स। इसकी वजह से फूड को पासेज मिलता है आगे जाने की तरफ, वो सरकता है नीचे धीरे धीरे। तो ऐसे फूड सरकता सरकता कहाँ पहुँच जाता है, स्टमक में पहुँच जाता है। स्टमक में पहुँचने के बाद
अपन फूड को बोलते हैं काइम। अभी तक अपन उसको बोलस बोल रहे थे, अब अपन बोलेंगे इसको काइम। यहाँ पे वो 4 से 5 घंटे तक स्टोर रहेगा फूड। तो स्टमक की जो म्यूकोसा होती है उसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है, और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर मेनली 3 टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती है ना। जिसमें पहली सेल होती है म्यूकस नेक्स सेल, ये रिलीज़ करती है म्यूकस को। दूसरी सेल होती है पेप्टिक या चीफ सेल, जो रिलीज़ करती है प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन को, ठीक है। और तीसरी सेल होती है पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल, जो रिलीज़ करती है एचसीएल और इंट्रिंसिक फैक्टर। और इंट्रिंसिक फैक्टर जो है हेल्पफुल है एब्जॉर्प्शन करने में विटामिन B12 के। अब जो वहाँ पे एंजाइम रिलीज़ हो रहा था पेप्सिनोजन, वो प्रो एंजाइम की फॉर्म में था, यानी वो एक्टिवेट नहीं था। उसको एक्टिवेट करने की जिम्मेदारी होती है एचसीएल की। तो एचसीएल उसके ऊपर एक्शन करता है और उसको कन्वर्ट कर देता है पेप्सिन के अंदर। अब ये जो पेप्सिन है ये प्रोटोलाइटिक एंजाइम है। सो पेप्सिन का काम क्या है? पेप्सिन का काम है प्रोटीन को तोड़ देना। पेप्टाइड्स के अंदर कौन कौन से पेप्टाइड? प्रोटीएजेज और पेप्टोन्स। ये छोटे पेप्टाइड है। प्रोटीन एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, इसको बीच में से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना, वो पेप्टाइड्स बोलते हैं उन टुकड़ों को। तो ये काम होता है पेप्सिन का, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस के अंदर बाइकार्बोनेट और म्यूकस होता है, जिसका काम क्या है? लुब्रिकेशन करना। म्यूकस का काम होता है लुब्रिकेशन करना, और म्यूकस और बाइकार्बोनेट दोनों प्रोटेक्शन में भी काम करते हैं। सीएल जो है बहुत ज़्यादा हाईली एसिडिक पीएच होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो 1.8 की पीएच है। ये पीएच जो लेयर जो है स्टमक की, उसको ये डैमेज कर सकती है, तो उसको डैमेज होने से बचाता है ये बाइकार्बोनेट और म्यूकस। अब यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस के अंदर एक और एंजाइम होता है जिसको अपन बोलते हैं रेनिन। रेनिन भी प्रोटोलाइटिक एंजाइम है जो इन्फेंट्स के अंदर निकलता है, और ये हेल्पफुल होता है डाइजेशन ऑफ मिल्क में, मिल्क प्रोटीन जो होता है उसका डाइजेशन में। और स्मॉल अमाउंट में लाइपेज भी रिलीज होता है गैस्ट्रिक जूस के अंदर। फिर जो फूड होता है वो चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर 3 जूस आते हैं। अब सबसे पहले अपन को ये याद रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं बाइल जूस आ रहा है, क्योंकि अपन ने देखा था जो हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट की ओपनिंग थी वो ड्यूडेनम के अंदर थी। ड्यूडेनम जो पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का है, उसके अंदर 3 जूस आ रहे हैं। तो बाइल जूस जो आ रहा है उसके अंदर क्या क्या है ये अपन को पता होना चाहिए। तो उसके अंदर बाइल पिगमेंट है, कौन कौन से? बिलुवर्डिन, बिलुरुबिन। फिर उसके अंदर बाइल साल्ट है, कोलेस्ट्रॉल है, फॉस्फोलिपिड है। उसके अंदर कोई भी एंजाइम नहीं होता। बाइल का काम क्या करना है कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करना और लाइपेज को एक्टिवेट करना, ये बाइल का काम होता है। फिर आता है पैनक्रियाटिक जूस दूसरा। इसके अंदर इनएक्टिवेट एंजाइम होते हैं, कौन कौन से? ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, अमाइलेज, लाइपेज और न्यूक्लियेज। ये एंजाइम इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। सो अभी अपन ने देखा कि जो पैनक्रियास से जो एंजाइम निकल रहे थे वो सारे इनएक्टिव फॉर्म में थे, तो उनको एक्टिव में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तो एक्टिव में कन्वर्ट होने के लिए सबसे पहली प्रोसेस होती है कि ट्रिप्सिनोजन कन्वर्ट होता है ट्रिप्सिन के अंदर। किससे कन्वर्ट होता है? एक एंजाइम होता है एंटीरोकाइनेज। ये कहाँ से आया? ये जो होता है इंटेस्टाइनल जूस के अंदर होता है। अब ट्रिप्सिन की 2 जिम्मेदारी है। पहला है कि बाकी जो जूस है के अंदर जो एंजाइम थे जो इनएक्टिव फॉर्म में थे उनको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना, प्लस बचे हुए ट्रिप्सिनोजन से ट्रिप्सिन खुद को भी बनाता है, इसलिए इसे ऑटोकैटालाइटिक भी बोलते हैं, ठीक है। पैनक्रियाटिक जूस के अंदर भी बाइकार्बोनेट और म्यूकस होते हैं। वही इनका काम क्या है? अल्कलाइन पीएच बनाना। यहाँ पे जो पीएच होती है 7.8 होती है, और ये प्रोटेक्शन का काम होता है इनका, ठीक है। अपन पीएच को वापस देख लेते हैं। बक्कल कैविटी के अंदर पीएच थी 6.8, स्टमक के अंदर थी 1.8, और यहाँ पे टोटल पीएच कितनी हो गई है? 7.8। फिर आता है इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस की अपन बात करें तो इसको अपन दूसरा नाम भी देते हैं, वो होता है सकस एंटेरिकस, ठीक है। ये इसका दूसरा नाम है। अब ये क्या होता है? इंटेस्टाइनल म्यूकोजल एपिथेलियम जो होती है उसके अंदर 2 तरह की सेल होती है। एक होती है गोबलेट सेल जो म्यूकस को रिलीज़ करती है, दूसरी होती है ब्रेस्ट बॉर्डर सेल्स जो एंजाइम रिलीज़ करती है। कौन कौन से एंजाइम? डाइसैकेराइडेज, डाइपेप्टाइडेज, लाइपेज और न्यूक्लियोसाइडेज। ये एंजाइम एक्ट करते हैं एंड प्रोडक्ट टू फॉर्म द सिंपल अब्जॉर्बर फॉर्म। एंड प्रोडक्ट किसका? एंड प्रोडक्ट अभी तक जो स्टमक में जो एंजाइम रिलीज हुए थे, उसके बाद यहाँ बाइल रिलीज हुआ और उसके बाद पैनक्रियाटिक जूस रिलीज हुआ, तो इन सब ने जो एंड प्रोडक्ट बनेगा ना इन सब का, उसके ऊपर ये एंजाइम काम करेंगे और उसको सिंपल अब्जॉर्ब हो सकने वाली फॉर्म के अंदर इसको कन्वर्ट कर देंगे। तो अब अपन देखते हैं कि ओवरऑल रिएक्शंस क्या क्या हो रही हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो प्रोटीन, पेप्टोन्स, प्रोटीएजेज, अपन को ये नाम याद है ना, पेप्टोन्स और प्रोटीएजेज, ये बने थे स्टमक के अंदर, बने थे ना प्रोटीन के टूटने से। तो ये तीनों फॉर्म के अंदर कौन कौन से एंजाइम काम करेंगे इनके ऊपर? ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये आए थे ना पैनक्रियाटिक जूस में रिलीज हुए थे ना ये सारे, तो ये इसके ऊपर काम करेंगे और इसको तोड़ देंगे डाइपेप्टाइडेज के अंदर, है ना।
फिर जो भी अपन खाते हैं उसके अंदर सेल्स होती हैं, सेल्स में क्या होता है, न्यूक्लियस भी होता है, तो न्यूक्लिक एसिड भी होगा। न्यूक्लिक एसिड के ऊपर काम करेगा न्यूक्लियेज, न्यूक्लियेज इसको तोड़ देगा न्यूक्लियोटाइडेज के अंदर। अब न्यूक्लियोटाइडेज के ऊपर एंजाइम जो आ जाएंगे, कौन से आ जाएंगे, सकस एंटेरिकस के, और वो उसको तोड़ देंगे न्यूक्लियोसाइडेज के अंदर, ठीक है। फिर फैट भी होता है अपन जो खाते हैं उसके अंदर, तो फैट के ऊपर काम करता है लाइपेज एंजाइम, जो उसको डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड के अंदर कन्वर्ट करेगा। फिर आता है पॉलीसैकेराइड, जैसे स्टार्च, जिसका 30% डाइजेशन कहाँ पे हो गया था, बक्कल कैविटी में, बचा 70%, 70% डाइजेशन इधर होगा। तो पॉलीसैकेराइड जो स्टार्च होते हैं उनके ऊपर अमाइलेज एक्ट करता है, ये इसको कन्वर्ट कर देता है डाइसैकेराइड के अंदर। अच्छा, अब यहाँ पे बना है एंड प्रोडक्ट बने हैं, उनके ऊपर काम करते हैं सकस एंटेरिकस के एंजाइम। डाइपेप्टाइड्स के ऊपर डाइपेप्टाइडेज काम करेगा और अमीनो एसिड के अंदर तोड़ देगा। माल्टोज एक डाइसैकेराइड है, उसके ऊपर माल्टेज काम करेगा, उसको ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल के अंदर तोड़ देगा। लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज के अंदर, सुक्रोज को सुक्रेज तोड़ेगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर, और न्यूक्लियोटाइड्स को तोड़ा जाएगा न्यूक्लियोटाइडेज के द्वारा न्यूक्लियोसाइड्स, और न्यूक्लियोसाइडेज के द्वारा शुगर प्लस बेस के अंदर। डाई एंड मोनोग्लिसराइड को कन्वर्ट करता है लाइपेज, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर। तो यानी सबको सिंपल मोनोमर्स के अंदर तोड़ दिया गया है, तो यानी डाइजेशन हो चुका है। अब जो मेन जो इस चीज़ का सार है वो क्या याद रखना है, वो याद रखना है कि ब्रेक डाउन कहाँ पे हो रहा है, ड्यूडेनम में, क्योंकि वहाँ पे इतना सारा जूस रिलीज हो रहा है, तो वहाँ पे सारे एंजाइम रिलीज हो रहे हैं, तो वहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है। अब्जॉर्प्शन के लिए 2 पार्ट हो गए, जेजुनम और इलियम। अब जो भी मटेरियल बचा जो अनडाइजेस्टेड और अनअब्जॉर्ब्ड हुआ, वो चला जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, अनडाइजेस्टेड और अनअब्जॉर्ब जो सब्सटेंस आ जाते हैं उनको अपन बोलते हैं फिकस, है ना। अब ये एंटर करते हैं सीकम के अंदर थ्रू इलियोसिकल वॉल्व के थ्रू, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। जो फंक्शन जो होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के वो ये होते हैं कि अब्जॉर्प्शन करना, किसका अब्जॉर्प्शन, वाटर, मिनरल्स और कुछ ड्रग्स का अब्जॉर्प्शन करना, सिक्रीशन करना, सिक्रीशन म्यूकस का सिक्रीशन करना जो इसको लुब्रिकेट और एडहेयर करेगा। तो मोस्ट कॉमनली म्यूकस का काम यही है, लुब्रिकेट करना, एडहेयर करना और प्रोटेक्शन करना, ये 3 ही काम है म्यूकस के, है ना। अब जो यहाँ से जो एंड में बचता है उसको स्टोर किया जाता है थोड़े टाइम के लिए रेक्टम के अंदर, टेम्पोरली स्टोर होता है वो। और ये जो सारी एक्टिविटी हो रही है इसका कंट्रोल दोनों चीज़ों से होता है, न्यूरल और हार्मोनल वैल्यूज़ है जो आपको याद रखनी है, क्योंकि कई बार न्यूमेरिकल आता है इनके ऊपर, तो वो कैसे सोल्व करना है वो। तो यहाँ पे आपको ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, जब अपन 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को खाते हैं तो उससे जो ग्रोस अमाउंट में जो एनर्जी मिलती है उसको अपन अगर रिकॉर्ड करते हैं तो ये सारी प्रैक्टिकल वैल्यूज़ हैं जो आती है 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम, प्रोटीन से आती है 5.65 और फैट से आती है 9.45 जो किलो कैलोरी पर ग्राम में ही है ना। फिजियोलॉजिकल वैल्यू क्या होती है, जैसे अपन ग्रोस और नेट होता है ऐसे ग्रोस के बाद फिजियोलॉजिकल बात करें तो उसमें वो माइनस करने के बाद फिजियोलॉजिकल ओवर आती है 4, प्रोटीन के लिए भी 4 और जो फैट के लिए होती है 9 आती है, ठीक है। तो इससे अगले पार्ट में अपन पढ़ेंगे जो है अब्जॉर्प्शन पढ़ना है और इसकी डिजीजेज पढ़ेंगे और उसके बाद अपन को एमसीक्यू करने हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और ये नोट्स आपको मिल जाएंगे मेरे इंस्टाग्राम। सो गुड बाय।